हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। सो गाइज, आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। एवर स्टडी क्लासेस हैज वेरियस कोर्सेज फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। So the first question is on your screen now. The question is which of the following statement is true? हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट है द एसेंस ऑफ मार्केटिंग इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ एन एक्सचेंज। देखिए पहली स्टेटमेंट हमारी कह रही है जो मार्केटिंग की एसेंस है वो क्या है, इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज होना चाहिए। और ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। एक्सचेंज का यहाँ पर मतलब है कि एक बायर है और सेलर है, यानी कि मार्केटर है और कंज्यूमर है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, बेसिकली एक एक्सचेंज हो रहा है जिसकी हेल्प से जो कंज्यूमर है उसके लिए मार्केटर वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो एक्सचेंज जो है वो होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मार्केटिंग ओरिएंटेशन इज फिलोसफी विच हैज टू परवेड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बोला जा रहा है कि जो हमारी मार्केटिंग ओरिएंटेशन होती है वो एक फिलोसफी है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, जो भी हमारी मार्केटिंग ओरिएंटेशन है वो अलाइन होनी चाहिए हमारे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के साथ, हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के साथ। तो बी स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और सी स्टेटमेंट है मार्केटिंग इज आल्सो a managerial function involving analysis, planning and control marketing activities in an organization। So देखिए सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मार्केटिंग एक मैनेजरल फंक्शन है जहां पर एनालिसिस भी होता है, प्लानिंग भी होता है और मार्केटिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करा जाता है। तो चारों ही स्टेटमेंट्स यहां पर सही हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Next question is the mistake of paying more attention to the specific products of a company offers than to the benefit and experience produced by these products is known as। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उस मिस्टेक को हम क्या बोलते हैं जहां पर हम स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट होता है कंपनी जो ऑफर करती है उसके ऊपर फोकस करते हैं रेदर देन फोकसिंग ऑन द बेनिफिट्स एंड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय दीज प्रोडक्ट्स, यानी कि हम शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मार्केटिंग मायोपिया का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर मार्केटर शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहा होता है, अपने ही प्रोडक्ट के बारे में वो सोच रहा है, कंज्यूमर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या वो कंज्यूमर को एक्सपीरियंस हो रहा है और लॉन्ग टर्म में किस तरह से प्रोडक्ट कंज्यूमर को सर्व कर सकता है, इसके बारे में जब एक मार्केटर नहीं सोचता है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में सोचता है, तो उसे हम बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया। और इस पर्टिकुलर टर्म को दिया था थियोडोर लेविट ने, ये भी आप याद रखेंगे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next question is a state of demand where major part of the market dislikes the product and may even pay a price to avoid it, it may called as। तो वो कौन सी डिमांड होती है जिसे मेजर पार्ट ऑफ द मार्केट डिसलाइक करता है एंड कंज्यूमर इवन पे प्राइस टू अवॉइड इट। तो इस डिमांड को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन हमें दिए गए हैं डिक्लाइनिंग डिमांड, ओवरफुल डिमांड, नेगेटिव डिमांड या फिर डिस्ट्रक्टिव डिमांड। सो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा नेगेटिव डिमांड। सो नेगेटिव डिमांड ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए होती है जिनको जो मेजर पोर्शन ऑफ द मार्केट है वो डिसलाइक कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें जैसे कि अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल अगर हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, तो जो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उनके लिए जो डिमांड है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसी तरह की डिमांड को हम बोलते हैं नेगेटिव डिमांड। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट आर द फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। सो होलिस्टिक मार्केटिंग के 4 कंपोनेंट्स हमें यहाँ पर बताने हैं। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सेकंड ऑप्शन में वी हैव इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सी में वी हैव रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। एंड इन डी वी हैव रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग। तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, and that is relationship marketing, integrated marketing, internal marketing and performance marketing। performance marketing को कई बार हम socially responsible marketing भी बोलते हैं। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो 4 कंपोनेंट होलिस्टिक मार्केटिंग के हमारे पास होते हैं, इंटरनल मार्केटिंग, राइट, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और याद रखेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग को कई बार सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग भी बोला जाता है। Next question is the scientific system of collecting and analysis of data pertaining to market is known as। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं जहां पर हम साइंटिफिक तरीके से मार्केट से रिलेटेड जो डेटा है उसे कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है।
ऑप्शंस दिए गए हैं प्रोडक्शन रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च या फिर नन ऑफ द एबव। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड वे है जिसमें हम मार्केट से रिलेटेड, मार्केट के वेरियस एस्पेक्ट से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं और वहां से मीनिंगफुल इंसाइट्स जनरेट करते हैं। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is which concept of marketing is based on assumption that superior products sell themselves? तो ऐसा कौन सा मार्केटिंग कंसेप्ट है जो इस assumption पे बेस्ड है कि सुपीरियर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में बिकते हैं, वो खुद ही बिक जाते हैं, आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सोसाइटल या फिर प्रोडक्ट। तो देखिए सबसे पहले मार्केटिंग में आया था प्रोडक्शन कंसेप्ट, जो ये कहता था कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करो और उन्हें अवेलेबल करवाओ मार्केट में और वो बिक जाएंगे। यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करो, अपनी कॉस्ट को कम लेकर के आओ, चीप प्रोडक्ट्स बनाओ, वो ऑटोमेटिक मार्केट में बिकेंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट आया, उसके बाद सॉरी जो ओरिएंटेशन आई वो आई हमारे पास प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट कंसेप्ट आया जिसने ये कहा कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए। ऐसा नहीं कि जितने भी प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे वो मार्केट में बिक जाएंगे, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी तो वो अपने आप ही बिक जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज प्रोडक्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मास मार्केटिंग? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मास मार्केटिंग क्या है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर्स। बी इज ऑफरिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू द एंटायर मार्केट। C is offering differentiated products to all customers. D is following concentrated marketing strategy. तो देखिए मास मार्केटिंग क्या होती है? मास मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब कंपनी सेम प्रोडक्ट और सेम मार्केटिंग मिक्स को यूज करती है अपने पूरे मार्केट में, यानी कि जितने भी उनके कंज्यूमर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए वो सेम ही प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे और सेम ही मार्केटिंग मिक्स का यूज करेंगे। इसलिए हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट, मास मार्केटिंग को हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग भी कहते हैं, जिसमें हम बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। जो भी हमारा एंटायर मार्केट होता है उसे हम एक ही मार्केट मान के चलते हैं, इसमें हम सिगमेंटेशन नहीं करते। जैसे कि ये अगर हमारा मार्केट है तो इस पूरे मार्केट को हम अपना एक ही सिगमेंट मान के चलेंगे, इसकी सिगमेंटेशन हम नहीं करेंगे, इसको डिवाइड नहीं करेंगे और सेम ही मार्केटिंग मिक्स को सभी कंज्यूमर्स के लिए यूज करेंगे। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर्स। Next question is which segmentation approach is the most compatible with the spirit of marketing concept? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन से segmentation approach सबसे ज्यादा compatible है with the spirit of marketing concept? Marketing concept क्या कहता है? What is the spirit of marketing concept? Marketing concept कहता है कि हमें जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाने हैं वो एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स बनाने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को तैयार करेंगे। राइट, एंड देन वी विल फोकस ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमारा मेन फोकस इसके ऊपर है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर नीड्स, सेटिस्फाइंग दोस नीड्स एंड ensuring the customer satisfaction. राइट, तो कौन सी सेगमेंटेशन अप्रोच जो है वो इस स्पिरिट ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट से मोस्ट कंपेटेबल है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, बेनिफिट्स आउट, इनकम, सोशल क्लास एंड फैमिली साइज। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज बेनिफिट्स आउट। बेनिफिट्स आउट क्यों? क्योंकि बेनिफिट्स आउट में जब हम मार्केट को सेगमेंट कर रहे हैं तो हमारा फोकस किस चीज के ऊपर है? हमारा फोकस है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के ऊपर, कि किस टाइप का बेनिफिट हमारे कंज्यूमर चाहते हैं। जिस टाइप का बेनिफिट हमारे कंज्यूमर चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को सेगमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उनके लिए उनको ऑफर करेंगे। राइट, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज बेनिफिट साउट। Next question is which among the following is not included in 7 P's of marketing mix given by Booms and Bittner? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 7 P's of marketing जो Booms and Bittner ने दिए थे उनमें से कौन सा इनमें से नहीं है? ऑप्शंस हैं पॉलिटिक्स, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। तो बहुत ही आसान यहाँ पर ये क्वेश्चन है। राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 1 विच इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स 7 P's ऑफ मार्केटिंग में नहीं आता है। जो एडिशनल हमारे 3 P's ऐड हुए थे दैट आर पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1।
Next question is which of the following positioning strategy is adopted by marketers to position their product in two categories simultaneously। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सी पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से पोजीशन करते हैं कि कंज्यूमर्स को लगता है कि उसके उनके उनको दो बेनिफिट्स हैं, राइट। तो दो कैटेगरीज में साइमल्टेनियसली वो अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो ऐसी कौन सी पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज होती है? ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, points of parity, straddle positioning and last option is emotional positioning। So right answer इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज straddle positioning। straddle positioning क्या होती है? straddle positioning एक ऐसी पोजिशनिंग स्ट्रेटजी है जिसमें जो मार्केटर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को दो कैटेगरीज में साइमल्टेनियसली पोजिशन करते हैं, राइट। यानी कि प्रोडक्ट के दो बेनिफिट जो हैं वो बताए जाते हैं ताकि लार्जर जो ऑडियंस है उस तक पहुंच जा सके। तो स्ट्रेडल पोजिशनिंग के दो यहाँ पर टाइप्स होते हैं, पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट होगा उसकी एक तो पॉइंट्स ऑफ पैरिटी होगी, यानी कि वो किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरह ही लगेगा, लेकिन उसमें एक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस भी कहीं ना कहीं होगा जो उसको यूनिक बनाएगा, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सेवलॉन, तो सेवलॉन एक एंटीसेप्टिक लिक्विड है जिसमें पॉइंट्स ऑफ पैरिटी है क्योंकि वो डेटोल की तरह ही फंक्शन करता है, लेकिन उसमें पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस भी है क्योंकि जो डेटोल है वो जख्म के ऊपर लगता है, राइट। जो चोट होती है उसके ऊपर लगता भी है वो, लेकिन जो सेवलॉन है वो लगता नहीं है, राइट। तो वो उसका पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हो गया। तो इस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं स्ट्रेडल पोजिशनिंग, जहां पर एक पॉइंट्स ऑफ पैरिटी भी होता है, यानी कि किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरह ही उसका एक फीचर होगा, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं कोई पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस भी उसका होगा, राइट। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज स्ट्रेडल पोजिशनिंग। Next question is the number of product lines a company carries is called। So number of product lines जो एक कंपनी के पास होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, प्रोडक्ट मिक्स विथ या फिर प्रोडक्ट लाइन लेंथ। सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस जो एक कंपनी कैरी कर रही है उसे बेसिकली हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स विथ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is at which stage of new product development process the launching of new product will take place। तो जब भी हम एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो कौन सी हमारी ऐसी स्टेज होती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस में जब हम एक नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करते हैं? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, बिजनेस एनालिसिस, कमर्शियलाइजेशन, टेस्ट मार्केटिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। सो अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं। राइट आंसर इसका हमारा यहाँ पर हो जाएगा कमर्शियलाइजेशन। सो कमर्शियलाइजेशन कौन सी स्टेज होती है? जब हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं मार्केटिंग में। और कब कमर्शियलाइजेशन आती है? इट कम्स आफ्टर द टेस्ट मार्केटिंग। जब हम टेस्ट मार्केटिंग कर लेते हैं, ट्रायल अपने प्रोडक्ट का कर लेते हैं मार्केटिंग में, कुछ मार्केट्स में प्रोडक्ट को उतार के देख लेते हैं, हम रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं कंज्यूमर का। तो जब हमें लगता है कि कंज्यूमर का रिस्पॉन्स अच्छा है उसके बाद हम लार्ज स्केल के ऊपर अपने प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज कर देते हैं। और जो हमारे नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होती है वो कमर्शियलाइजेशन स्टेज के ऊपर होती है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस से है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इन विच स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम्स आर टेस्टेड इन रियलिस्टिक मार्केटिंग सेटिंग्स। सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमने प्रोडक्ट तैयार किया है और जो भी हमारे मार्केटिंग प्रोग्राम है उन्हें हम रियलिस्टिक मार्केटिंग सेटिंग्स में कब टेस्ट करते हैं। सो देखिए वर्ड यहाँ पर है हमारा टेस्ट। कब हम टेस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्रोग्राम्स को? अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन आया था न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, तभी मैंने आपको बताया। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, concept development and testing, B is test screening, 3 is the test marketing and D is commercialization। So realistic marketing setting में टेस्ट करने की बात यहाँ पर करी जा रही है। So देखिए commercialization में तो बेसिकली हम फुल स्केल के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करते हैं। आइडिया स्क्रीनिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कंसेप्ट डेवलपमेंट में जो भी हमारा प्रोडक्ट का आइडिया होता है उसे डेवलप करने के ऊपर हम सोचते हैं। और यहाँ पर जो टेस्टिंग होती है वो प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्रोग्राम की नहीं होती है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जो कंसेप्ट टेस्टिंग है वो क्या है और टेस्ट मार्केटिंग क्या है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है दैट विल बी टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्रोग्राम्स को रियलिस्टिक मार्केटिंग सेटिंग्स में टेस्ट करते हैं। लेकिन जो कंसेप्ट टेस्टिंग होती है इसमें फिर हम क्या करते हैं? कंसेप्ट टेस्टिंग में हम टेस्ट करते हैं अपने कंसेप्ट को, अपने आइडिया को, कि जो भी हमारे पास आइडिया है। फॉर एग्जांपल आप शूज मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, शूज सेल करना चाहते हो, तो अगर आप एक स्पेसिफिक टाइप का शू बना रहे हो तो आप क्या चेक करोगे? आप मार्केट में चेक करोगे कि इस तरह के शूज की मार्केट में डिमांड है भी या नहीं। जो भी हमारा कंसेप्ट है क्या वो मार्केट में चलेगा या नहीं। तो यहाँ पर कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में जो भी आपका आइडिया होता है उसे बेसिकली आप टेस्ट करते हो। लेकिन टेस्ट मार्केटिंग जो होती है इसमें जो भी हमने प्रोडक्ट तैयार किया होता है और जो भी हमने मार्केटिंग प्लान्स बनाए होते हैं उसे हम रियलिटी में रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग उसमें टेस्ट करते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेस्ट मार्केटिंग। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कह रही है इंट्रोड्यूसिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट, की एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में इंट्रोड्यूस करना मार्केट डेवलपमेंट कहलाता है। स्टेटमेंट 2 है इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में तो उसे हम डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। एंड स्टेटमेंट थर्ड हमारी कह रही है कि इंट्रोड्यूसिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ओनली करेक्ट। स्टेटमेंट बी ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर ओनली करेक्ट। स्टेटमेंट सी है स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर ओनली करेक्ट। एंड स्टेटमेंट डी है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। सो देखिए हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो यहाँ पर कह रही है कि इंट्रोड्यूसिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। सो बिल्कुल सही बात है, हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब भी हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में लेकर के जाते हैं, नए मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो वहां पर हमारा एक नया मार्केट डेवलप हो रहा होता है जिसे हम मार्केट डेवलपमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है कि इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। देखिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। नए प्रोडक्ट को नए मार्केट में लॉन्च करना डाइवर्सिफिकेशन होती है, ठीक है, एग्जिस्टिंग मार्केट में नहीं। अगर आपका नया प्रोडक्ट है उसे लॉन्च भी आप नए मार्केट में कर रहे हो तो उसे हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। और स्टेटमेंट थर्ड हमारी कह रही है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में ही लॉन्च करना मार्केट पेनिट्रेशन कहलाता है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तुम्हारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, विच इज स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर ओनली करेक्ट, ठीक है। Next question is dash usually have intensive distribution because sales of these products tend to have direct relationship with their availability. So ऐसी कौन सी गुड्स हैं जिनके लिए इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी यूज होती है और इन प्रोडक्ट्स की जो सेल्स है वो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो सेल्स जो है वो ज्यादा होगी। तो ऐसी कौन सी गुड्स होती हैं? ऑप्शन हैं आपके कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स एंड अनसाउट गुड्स। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम डेली बेसिस के ऊपर खरीदते हैं, अपने डेली नीड्स के लिए खरीदते हैं, और ऐसी गुड्स की जो सेल्स है वो उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो राइट आंसर विल बी कन्वीनियंस गुड्स। Next question is a market penetration pricing strategy is suitable when। So market penetration strategy जो है वो कौन सी कंडीशन में सबसे ज्यादा सुटेबल होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो मार्केट पेनिट्रेशन क्या होती है? जब हम अपने प्रोडक्ट का इनिशियली जो प्राइस है वो उसको लो रखते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं लोअर प्राइस एनकरेज एक्चुअल कंपटीशन, द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फॉल विद इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, एंड अ हाई प्राइस डिस्करेज कंपिटिटर्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। देखिए इसका राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो पेनिट्रेशन आप कब कर पाओगे, आप लो प्राइस कब चार्ज कर पाओगे? जब आपकी कॉस्ट कम होगी, राइट। तो लो प्राइस जब आप चार्ज कर रहे हो आपकी डिमांड भी ज्यादा होगी मार्केट में। तो जब डिमांड ज्यादा होगी आपको प्रोडक्शन अपनी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आप को ज्यादा प्रोडक्शन करने से आपकी जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो फॉल हो रही है, ज्यादा से ज्यादा आप प्रोड्यूस कर रहे हो और वहां पर आपकी कॉस्ट जो है वो कम होती चली जा रही है, उस केस में आप लो प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी सुटेबल होगी जब प्रोडक्शन इंक्रीज करने से आपकी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फॉल कर जाएगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is the pricing strategy which adjusts the basic price to accommodate differences in customers, products एंड लोकेशंस इज कॉल्ड। सो ऐसी कौन सी हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम अपने बेसिक प्राइस को एडजस्ट करते हैं, जो भी कस्टमर्स में डिफरेंसेस होते हैं, प्रोडक्ट में डिफरेंसेस होते हैं और लोकेशंस में डिफरेंसेस होते हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए। सो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। हम बात कर रहे हैं डिफरेंसेस को अकोमोडेट करने की, तो कौन सी प्राइसिंग हो जाएगी? इट विल बी डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग में हम अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग और लोकेशंस के अकॉर्डिंग हमारा जो बेसिक प्राइस होता है उसमें स्लाइड चेंज कर देते हैं, और इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। Next question is there are 7 elements of personal selling which are followed in a certain sequence at the time of making sales to customers by salespersons. The correct sequence is। So देखिए पर्सनल सेलिंग से ही ये क्वेश्चन है। पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। पर्सनल सेलिंग में हमारे पास 7 स्टेप्स होते हैं, तो इन 7 स्टेप्स को फॉलो करा जाता है जब एक सेल्स पर्सन कस्टमर्स को एक प्रोडक्ट को सेल करता है। तो हमें उन सभी स्टेप्स को करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पर लगाना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी? सबसे पहले हम क्या करते हैं पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस में? सबसे पहले हम करते हैं प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि कौन हमारे कस्टमर हो सकते हैं, राइट। प्रोस्पेक्टिंग के बाद हम
प्री अप्रोच वाले स्टेप पे जाते हैं जहां पर कंज्यूमर्स की जो हैबिट्स हैं, कंज्यूमर्स के जो प्रेफरेंसेस हैं, उनको स्टडी करा जाता है। फिर हम कंज्यूमर को अप्रोच करते हैं। कंज्यूमर को अप्रोच करने के बाद हम जो हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी सर्विस होती है, उसके बारे में हम प्रेजेंटेशन देते हैं, कंज्यूमर्स को प्रेजेंट करते हैं अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमारे प्रोडक्ट्स में क्या फीचर्स हैं, क्या उनके यूनिक फीचर्स हैं, क्या कंज्यूमर्स को उसका बेनिफिट होगा, ये यहाँ पर बताया जाता है। फिर कंज्यूमर्स के कुछ डाउट्स होते हैं, तो कंज्यूमर के जब डाउट्स आते हैं तो उसके उनके जो भी ऑब्जेक्शंस होते हैं उनको हम यहाँ पर ओवरकम करते हैं, राइट। जो भी डाउट्स होंगे कस्टमर के उनको क्लियर करा जाएगा। देन वी विल क्लोज द सेल्स। सेल्स को क्लोज कर देने के बाद हम फॉलो अप करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो राइट सीक्वेंस है यहाँ पर वो है प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग द सेल्स एंड फॉलो अप। और ये हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैगमार अप्रोच इन मार्केटिंग इज यूज्ड टू मेजर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डैगमार जो अप्रोच है वो मार्केटिंग में क्या मेजर करने के लिए यूज करी जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स, सेलिंग वॉल्यूम या फिर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। डैगमार अप्रोच यूज करी जाती है एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स को मेजर करने के लिए। डैगमार की फुल फॉर्म होती है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। तो पहले हम गोल्स को डिफाइन करते हैं और उसके बेस के ऊपर हम जो भी एडवर्टाइजिंग के एफर्ट्स करते हैं उनको मेजर करके हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमारे गोल्स थे उन्हें हमने अचीव किया है नहीं। तो एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स को मेजर करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं डैगमार अप्रोच। इसलिए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is some doctors charge patients for missed appointments because the service value existed only at the point and the disappeared when the patient did not show up is an example of which one of the following four service characteristics। तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कुछ डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट मिस कर देने के लिए जो है वो चार्ज करते हैं, क्योंकि जो सर्विस की जो वैल्यू है वो तभी एग्जिस्ट, वो एट द पॉइंट ही एग्जिस्ट करती है, राइट। और अगर पेशेंट नहीं आता है तो जो वैल्यू है सर्विस की वो डिसअपीयर हो जाती है। तो ये कौन सी सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स को ये लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये आपको बताना है। सो देखिए थोड़ा सा केस स्टडी टाइप वाला ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं इनसेपरेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, वेरिएबिलिटी या फिर पर्शियबिलिटी। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जो भी आपकी सर्विस है आप उसको बाद के लिए स्टोर नहीं कर सकते। जो पेशेंट्स हैं अगर उसने सर्विस लेना मिस कर दिया तो बाद में उसको वो सर्विस वैल्यू, सेम सर्विस वैल्यू आप नहीं दे पाएंगे सेम टाइम के ऊपर, क्योंकि उसने जो अपॉइंटमेंट है वो मिस कर दी है। तो इसका ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विस की जो कहती है कि आप सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द पर्शियबिलिटी। पर्शियबिलिटी हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कहती है कि जो सर्विसेज हैं उन्हें स्टोर नहीं करा जा सकता है बाद के टाइम के लिए। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पर्शियबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वच्छ भारत अभियान इज एन एग्जांपल ऑफ। तो स्वच्छ भारत अभियान किसका एग्जांपल है? सस्टेनेबल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग या फिर रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज सोशल मार्केटिंग। स्वच्छ भारत अभियान में क्या प्रमोट करा जाता है कि हमें अपने एरियाज को क्लीन रखना है, और एक किस चीज का एग्जाम्पल होगा? सोशल मार्केटिंग का, बिकॉज हम एक सोशल कैंपेन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Next question is to generate and facilitate any exchange intended to satisfy human needs or wants such that the satisfaction of these wants occur with minimal detrimental impact on the natural environment is known as। तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक ऐसी एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना जो ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को फैसिलिटेट कर रही हो और उनका नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर मिनिमल डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रेसिव मार्केटिंग, ऑपरेटिंग मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विच इज ग्रीन मार्केटिंग। सो ग्रीन मार्केटिंग में ऐसी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करा जाता है जो एनवायरनमेंट को जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। ग्रीन मार्केटिंग एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, वो सब तो आते ही हैं, साथ में ग्रीन मार्केटिंग में बात करी जाती है कि कोई भी कंपनी अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज को इस तरह से परफॉर्म करेगी कि उसका जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है वो कम से कम हो, राइट। एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो, और इसको हम बोलते हैं ग्रीन मार्केटिंग। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांडिंग सीक्स। तो ब्रांडिंग क्या सीख करती है, क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि ब्रांडिंग किस लिए करी जाती है। ऑप्शन है टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट, बी इज टू चार्ज डिफरेंशियल प्राइस,
C is to sell the product in different countries and D is to give attractive name to a product. So देखिए अगर आप इन चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ये चारों ही आपको पहली बार जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको चारों ही ब्रांडिंग के कहीं ना कहीं पर्पस नजर आएंगे कि ब्रांडिंग का यूज हम डिफरेंशिएशन के लिए भी कर सकते हैं, डिफरेंट प्राइस चार्ज करने के लिए भी कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी हो सकता है, पॉसिबल है, और एक अट्रैक्टिव नेम देने के लिए भी ब्रांडिंग करी जा सकती है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको लगाना तो ऑप्शन एक ही है, एक ही आपको करेक्ट आंसर होगा, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे लगाना है। सो ब्रांडिंग का मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है कि जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनसे हम अपनी ब्रांड को डिफरेंशिएट कर पाए, ये मेन पर्पस होता है ब्रांडिंग का। बाकी देखिए ये भी कहीं ना कहीं ब्रांडिंग के पर्पस हो जाएंगे, लेकिन जो मेन पर्पस है ब्रांडिंग का वो क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे डिफरेंशिएट कर पाए, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रांडिंग सीक्स टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Next question is a research technique used particularly in retailing, online and offline, in which consumers are recruited by researchers to act as anonymous buyers in order to evaluate customer satisfaction, service quality and customers' own evaluation of their experiences is known as। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी रिसर्च टेक्निक है जिसमें रिटेलिंग में, चाहिए ऑनलाइन है चाहिए ऑफलाइन है, जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक रिसर्चर रिक्रूट करता है। कंज्यूमर्स को क्यों रिक्रूट करा जाता है? सो दैट वो एनोनिमस बायर्स के रूप में एक्ट कर सकें, राइट। और एनोनिमस बायर्स के रूप में जो भी कंज्यूमर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं, और वहां पर जो रिसर्चर है फिर वो इवेल्युएट करके देखता है कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, सर्विस क्वालिटी का लेवल, सर्विस क्वालिटी जो है वो क्या है, और कस्टमर्स जो है वो खुद भी इवेल्युएट करता है उनके एक्सपीरियंसेस को, और इससे एक रिसर्चर्स को इनपुट मिलते हैं एक प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। तो इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? कंज्यूमर ज्यूरी, प्रोजेक्टिव टेक्निक, मिस्ट्री शॉपिंग या फिर सिमेटिक रिसर्च। तो याद रखेंगे इस पर्टिकुलर टेक्निक को मिस्ट्री शॉपिंग कहा जाता है। देखिए नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह की शॉपिंग है, कंज्यूमर शॉपिंग कर रहे हैं, किस तरह की शॉपिंग है, मिस्ट्री शॉपिंग है, क्योंकि एनोनिमस बायर्स को यहाँ पर रिक्रूट करा है एक रिसर्चर ने, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्ट इज ट्रू अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग। सो देखिए कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं और पूछा गया है कि कौन सा फैक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में ट्रू है, राइट। तो देखिए पहली स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, अ वेबसाइट विच इज यूजर फ्रेंडली। बी इज अ वेबसाइट विच इज यूजर फ्रेंडली एंड रेगुलरली अपडेटेड। थर्ड इज अ वेबसाइट विच इज यूजर फ्रेंडली, रेगुलरली अपडेटेड एंड मेक प्रोडक्ट्स ग्राफिकल इमेज अवेलेबल। एंड ऑप्शन नंबर डी इज अ वेबसाइट विच इज यूजर फ्रेंडली, रेगुलरली अपडेटेड, प्रोवाइड्स प्रोडक्ट्स ग्राफिकल इमेज एंड प्रोडक्ट्स प्राइस इज कॉम्पिटिटिव। तो देखिए सबसे ज्यादा फीचर्स आपको कौन से यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहे हैं? सबसे ज्यादा फीचर्स हमें दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बाकी स्टेटमेंट भी सही है, यहाँ पर गलत नहीं है। पूछा गया है कि विच फैक्ट इज ट्रू अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग, लेकिन इन सभी स्टेटमेंट्स जो फैक्ट्स हैं वो लिमिटेड हैं। सबसे ज्यादा फैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाना है कि सबसे ज्यादा फैक्ट्स कहाँ पर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में है। हालांकि जो हमारे बाकी स्टेटमेंट्स हैं ये भी सही, क्यों, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा जो फैक्ट्स हैं अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग जो ट्रू हैं वो ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ मार्केटिंग दैट इज मोस्ट रिसेंट टू एमर्ज इज। तो किस टाइप की मार्केटिंग जो है वो मोस्ट रिसेंटली एमर्ज हुई है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पर्सन मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग या फिर सोशल मार्केटिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विच इज सोशल मार्केटिंग। देखिए पर्सन मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड सर्विस मार्केटिंग, ये तीनों मार्केटिंग तो काफी लंबे टाइम से चले ही आ रही है, राइट। लेकिन सोशल मार्केटिंग की बात अब होने लगी है, क्योंकि जब से सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करने लगे हैं, तब से सोशल मार्केटिंग की बात भी होने लगी है। और सोशल मार्केटिंग ये मोस्ट रिसेंट कंसेप्ट हमें इमर्ज होता हुआ दिख रहा है मार्केटिंग में, राइट। सोशल मार्केटिंग क्या होती है? सोशल मार्केटिंग हमारी वो मार्केटिंग टेक्निक है जिसमें हम मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं इन द सोशल प्रोजेक्ट्स, कि हमारा कोई सोशल एजेंडा है, सोशल प्रोजेक्ट है, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है, कोई एनजीओ हम चला रहे हैं, तो उस तरह की एक्टिविटीज में जब मार्केटिंग का यूज करा जाता है लोगों को अवेयर करवाने के लिए, तो उसके लिए सोशल मार्केटिंग का यूज करा जाता है। और ये मोस्ट रिसेंट इमर्ज्ड मार्केटिंग फिनोमेना है एज कंपेयर टू अदर थ्री इन दिस क्वेश्चन, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, तो इन्हें हमें यहाँ पर मैच करना है। हमारे पास दिया गया है मीडिया क्लास, मीडिया व्हीकल्स, मीडिया ऑप्शंस एंड शेड्यूलिंग एंड टाइमिंग। सो इनके एग्जांपल्स के साथ इनको हमें यहाँ पर मैच करना है। सो इसका राइट आंसर देखिए हमारा क्या बनेगा। सबसे पहले हमें मैच करना है मीडिया क्लास को। सो मीडिया क्लास हमारी क्या है? मीडिया क्लास देखिए है हमारे पास यहाँ पर मैगजीन, टीवी एंड रेडियो। मीडिया व्हीकल्स दिए गए हैं, इनका एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, टीवी सीरियल्स, भाभी जी घर पर है, तो ये हमारा क्या हो गया? मीडिया व्हीकल्स। मीडिया ऑप्शन है हमारे पास जैसे कि प्राइम टाइम एट 9 PM,
फुल पेज एड ऑफ होंडा सिटी, इनको हम बोलते हैं मीडिया ऑप्शंस। एंड शेड्यूलिंग एंड टाइमिंग, तो ये देखिए हमारे पास मॉडल्स हैं, फ्लाइटिंग एंड पल्सिंग, तो ये हमारे मॉडल्स होते हैं मीडिया शेड्यूलिंग के और टाइमिंग के। तो इसके साथ हम यहाँ पर मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 3 को। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is advertising method in which an advertisement is broadcasted simultaneously on several radio stations and or television channels is known as। So वो कौन सा advertisement method है जिसमें आप अपनी advertisement को broadcast कर रहे हो simultaneously। The important word here is simultaneously, एक साथ several radio channels या फिर television channels के ऊपर आप अपनी advertisement को broadcast कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Blackout, consolidation, roadblock या फिर concerning। सॉरी, नॉट कंसर्निंग बट कॉर्नरिंग। तो इस क्वेश्चन का देखिए जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज रोड ब्लॉक। तो आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? आप एक तरह से रोड को ब्लॉक कर रहे हो। आप एक एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी बना रहे हो जिसमें जो भी रेडियो स्टेशन हैं, बहुत सारे रेडियो स्टेशन के ऊपर एक साथ आपकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है। टीवी चैनल्स हैं तो बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर एक साथ आपकी ऐड आ रही है। मान लो 10 टीवी चैनल्स हैं, एक हाइपोथेटिक एग्जांपल ले लो कि आपके 10 टीवी चैनल्स हैं और उन 10 टीवी चैनल्स के ऊपर एक साथ आपकी ऐड आ रही है, तो आपने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया ना रोड को। बाकी कोई और दूसरा मार्केटर है, दूसरा एडवर्टाइजर है, वो एडवर्टाइजमेंट कर ही नहीं पाएगा किसी टीवी चैनल के ऊपर उस पर्टिकुलर टाइम में, राइट। हर चैनल के ऊपर कंज्यूमर कोई भी चैनल लगाएगा, सिर्फ आप ही की एडवर्टाइजमेंट नजर आएगी, तो इसको हम बोलते हैं रोड ब्लॉक। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is, who defines advertising as any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor। तो देखिए बहुत ही फेमस डेफिनेशन है एडवर्टाइजिंग की। इस डेफिनेशन को किसने दिया है? हमने लेक्चर्स में भी कवर किया था। किसने इस डेफिनेशन को दिया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, फिलिप कोटलर, सीके प्रहलाद, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग या फिर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। देखिए ये जो डेफिनेशन दी गई है ये दी है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट कोड। तो हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कह रही है, हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट बिटवीन चैनल मेंबर्स इज कॉज्ड ड्यू टू चैनल मेंबर्स impinge on the market territory of other intermediaries at a different level। तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट होता है वो चैनल मेंबर्स के बीच में होता है, लेकिन ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है वो नहीं होता है, ये सेम लेवल के ऊपर होता है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट सेम लेवल के ऊपर होता है, डिफरेंट लेवल के ऊपर नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है, वर्टिकल कन्फ्लिक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू इंटेंस प्राइस कंपटीशन, disagreement about promotional activities, attempts to bypass intermediary and redistribute direct, differing expectations as to channel or intermediary performance। सो वो जो वर्टिकल कन्फ्लिक्ट है, देखिए जितने भी रीजन यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी रीजंस की वजह से वर्टिकल कन्फ्लिक्ट होना पॉसिबल है। वर्टिकल कन्फ्लिक्ट हमारा डिफरेंट लेवल्स के ऊपर होता है, इसलिए ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट दी गई है कि हाइब्रिड चैनल कन्फ्लिक्ट अराइजेज ड्यू टू ग्रे मार्केटिंग। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो हाइब्रिड चैनल कन्फ्लिक्ट है, इट इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रे मार्केटिंग। ग्रे मार्केटिंग क्या होती है? एक अनऑफिशियल मार्केट आप इसको कह सकते हैं। अनऑफिशियल मार्केट में जो मार्केटिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग आप इसको बोल सकते हो, ब्लैक मार्केट में जो होती है, राइट। तो जो हाइब्रिड चैनल कन्फ्लिक्ट है ये ग्रे मार्केटिंग की वजह से हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओनली स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत होगी, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए जो वर्टिकल चैनल कन्फ्लिक्ट होता है ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर होता है, हॉरिजॉन्टल चैनल कन्फ्लिक्ट ये सेम लेवल्स के ऊपर होता है, और जो मल्टी चैनल कन्फ्लिक्ट होता है ये डिफरेंट मार्केट चैनल्स के बीच में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस इज मोर pragmatic एंड इंडिविजुअलिस्टिक। तो कौन सी जनरेशन ज्यादा pragmatic है और इंडिविजुअलिस्टिक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई या फिर साइलेंट जनरेशन। तो देखिए सही आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज द जनरेशन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपरफ्लूअस। स्टेटमेंट 2 इज, मार्केटिंग शुड रिजल्ट इन ए कस्टमर हु इज रेडी टू बाय। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स देखें यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और काफी सिंपल स्टेटमेंट है रिलेटेड टू द मार्केटिंग।
एम ऑफ मार्केटिंग क्या है? इज टू मेक सेलिंग सुपरफ्लूअस। सुपरफ्लूअस का मतलब होता है अननेसेसरी, सेलिंग को अननेसेसरी बना देना। सेलिंग क्या होती है? जिसमें हम कस्टमर को परसुएड करने की कोशिश करते हैं टू बाई अवर प्रोडक्ट एंड सर्विस। एम ऑफ मार्केटिंग क्या है? कि हम इस तरह से प्रोडक्ट और सर्विस को डिजाइन करें कि कस्टमर खुद हमसे आके प्रोडक्ट जो है वो खरीद ले। और मार्केटिंग हमारी किस तरह की होनी चाहिए कि कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट को बाई करने के लिए रेडी हो जाए। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. So next question is, which one from among the following is not a generic strategy as per generic strategies identified by Porter? So देखिए माइकल पोर्टर ने 3 जेनरिक स्ट्रेटजीज जो हैं वो हमें दी हैं, राइट। सो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो 3 यहाँ पर जेनरिक स्ट्रेटजीज जो माइकल पोर्टर ने दी, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी स्ट्रेटजी उनमें से नहीं है। ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस एंड डिफरेंशिएशन। सो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1, मार्केट पेनिट्रेशन। माइकल पोर्टर ने जो जेनरिक स्ट्रेटजीज थी उनमें कॉस्ट लीडरशिप, फोकस और डिफरेंशिएशन आता है, मार्केट पेनिट्रेशन उसका पार्ट नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. Next question is, concentration of all marketing efforts on a small but specific and well-defined segment of a population is called. So देखिए मार्केट सेगमेंटेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जितने भी हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स हैं उन्हें एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर देना, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, नीश मार्केटिंग, फ्रेंचाइजिंग, एम्बुश मार्केटिंग एंड वायरल मार्केटिंग। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग क्या होती है? जब कोई कंपनी अपने सभी मार्केटिंग एफर्ट्स को एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए करती है, यानी कि आप पूरे मार्केट को कवर नहीं कर रहे हो, पूरे मास मार्केट को कवर नहीं कर रहे हो, योर फोकस इज ओनली ऑन वन सेगमेंट। एक वेल डिफाइंड सेगमेंट आप मार्केट का सिलेक्ट करते हो और उसी को आप टारगेट कर रहे हो, दैट इज नोन एज नीश मार्केटिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। और बाकी ऑप्शंस को आप देखोगे, ये वायरल मार्केटिंग तो बिल्कुल अलग होती है कि आपका कोई आइडिया है उसको आप वायरल कर रहे हो थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। फ्रेंचाइजिंग भी एक अलग चीज है। फ्रेंचाइजिंग का मतलब है कि आप अपने बिजनेस को करने का राइट दे रहे हो किसी दूसरे पर्सन को, आप अपना लाइसेंस ग्रांट कर रहे हो, राइट। और एम्बुश मार्केटिंग का मतलब होता है एक इवेंट को स्पॉन्सर ना करके अपने प्रोडक्ट को उस इवेंट के साथ एसोसिएट करना, उसको हम बोलते हैं एम्बुश मार्केटिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क। तो देखिए मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क से क्वेश्चन पूछा गया है, हमें बताना है मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो देखिए इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। क्यों? ऑप्शंस में देखिए दिया गया है शेयर्ड वैल्यूज, प्रोक्योरमेंट, स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड सिस्टम। तो अब आपको देखिए क्लियरली मेंशन है कि 7S बताने हैं, इनकी कोई भी चीज है वो S से स्टार्ट होगी। तो प्रोक्योरमेंट में S नहीं है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में नहीं है, इन दोनों को आप हटा दीजिए, बी और डी आप हटा देंगे तो आपका आंसर सीधा निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ACE ओनली। तो मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क में क्या क्या आएगा? शेयर्ड वैल्यूज, स्ट्रेटेजीज एंड सिस्टम। टेक्नोलॉजी और प्रोक्योरमेंट हट जाएगा। सो वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ एन एंटरप्राइज। तो एक एंटरप्राइज की जो मार्केटिंग प्रोसेस होती है उसकी स्टेजेस को हमें यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट रिसर्च एंड कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप सिंपली सोचिए आप मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग की प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप मार्केट को रिसर्च करोगे, राइट। मार्केटिंग आप रिसर्च करोगे, जब आपने रिसर्च करी, रिसर्च के बेस के ऊपर आप प्लानिंग करोगे, राइट। रिसर्च आपने कर ली, उसके बेस के ऊपर आप प्लानिंग करोगे। जब आपने प्लान कर लिया उसके बेस के ऊपर आप अपना मार्केटिंग मिक्स तैयार करोगे, अपना प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, राइट। मार्केटिंग मिक्स तैयार करने के बाद यू विल इंप्लीमेंट योर मार्केटिंग प्रोग्राम्स। तो हमारे मार्केटिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं? हमारे मार्केटिंग मिक्स ही हमारा मार्केटिंग प्रोग्राम होता है। और लास्ट में आप कंट्रोलिंग प्रोसेस में जाओगे, जो भी आपके मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं उनकी इवेल्युएशन करोगे। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. Next question is, in which one of the following concepts a buyer is passively involved in an exchange transaction and he accepts whatever is offered to him by a marketer। तो देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बायर है वो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में पैसिवली इन्वॉल्व होता है और जो भी एक मार्केटर उसे सेल कर रहा है, जो भी प्रोवाइड कर रहा है, जो भी ऑफर कर रहा है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा किस सिनेरियो में होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी इसका राइट आंसर कर पाएंगे। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट,
प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट एंड मार्केटिंग कंसेप्ट। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हमारा बनेगा? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1 विच इज प्रोडक्शन कंसेप्ट। राइट, प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि एक मार्केटर को ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना चाहिए जिनकी कॉस्ट कम आए। कॉस्ट कम आएगी तो आप कस्टमर से भी कम कॉस्ट चार्ज करोगे, और आपको मास प्रोडक्शन करनी है। मास प्रोडक्शन क्यों करनी है? ताकि वाइडली आप मार्केट को प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा सको। और ये जो कंसेप्ट है ये इस बात के ऊपर बेस्ड है कि जो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे उसको कंज्यूमर खरीद लेगा। इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो वाइडली अवेलेबल होना चाहिए और लो कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हमारा कहता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। यही इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि कंज्यूमर पैसिवली इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में, और जो उसे ऑफर करा जा रहा है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो इट इज बेसिकली प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप बनाओ। सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि आप परसुएड करो कंज्यूमर को। और मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को समझते हुए हमें प्रोडक्ट बनाना है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Following are characteristic quadrant of BCG matrix। So BCG matrix के characteristics quadrants हमसे पूछे गए हैं, यानी कि हमें बताना है कि BCG matrix के जो 4 quadrants होते हैं इन ऑप्शंस में से वो कौन कौन से हैं। तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, कैश काउज, क्वेश्चन मार्क, व्हाइट एलिफेंट, क्राउन ज्वेल एंड डॉग। सो देखिए बीसीजी मैट्रिक्स में क्या क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है, कैश काउ आता है, स्टार आता है और डॉग आता है। तो देखिए यहाँ पर व्हाइट एलिफेंट, क्राउन ज्वेल ये नहीं आएगा। राइट आंसर होगा कैश काउ, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए बी ई ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 हमें दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में मेंशन है मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज और लिस्ट 2 में है उनका डिस्क्रिप्शन। मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज में मेंशन है मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। राइट, और ये कहां से आया है? ये एंसॉफ मैट्रिक्स से लिए गया है इस क्वेश्चन को। सो मार्केट पेनिट्रेशन क्या होती है? मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर कंपनी एग्जिस्टिंग मार्केट्स में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को सेल करती है, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का यूज करके एग्जिस्टिंग मार्केट्स में ही ग्रोथ करती है। यानी कि इसके लिए क्या करना पड़ता है? जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनकी सेल्स को इंक्रीज करना पड़ता है। नेक्स्ट है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब है जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं नए मार्केट्स में, तभी तो हम नया मार्केट डेवलप करेंगे ना, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग ही है लेकिन एक नए मार्केट में हम उसे सेल कर रहे हैं, नोन एज मार्केट डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक नया प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं लेकिन उसको सेल करते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट्स में। राइट, एग्जिस्टिंग मार्केट्स में जब एक नया प्रोडक्ट सेल करा जा रहा है इट इज नोन एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और जब हम नया प्रोडक्ट सेल करते हैं नए मार्केट में, इसको बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन। ये सबसे रिस्की स्ट्रेटेजी होती है। और राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस दी गई हैं और दूसरी तरफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज मेंशन करी गई हैं कि कौन सी स्टेज में कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी लगती है, ये आपको बताना है। सो मैच करके देखिए, देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन से सबसे पहले चलते हैं। सो इंट्रोडक्शन में कौन सी हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कंपनीज फॉलो करती हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब होता है कि जो आपकी कॉस्ट आई है उसको आप हमारे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर हो तो व्हाट इज योर फोकस? आपको जो फोकस है वो ये है कि जो हमारी कॉस्ट है एटलीस्ट वो रिकवर हो जाए, तो आप चार्ज करोगे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। राइट, जब आप ग्रोथ स्टेज में आओगे देन प्राइस टू पेनिट्रेट द मार्केट। अब मार्केट में पेनिट्रेट किस तरह से आपको करना है उसके लिए प्राइसिंग आप करते हो जब आप ग्रोथ स्टेज में आ जाते हो। राइट, प्राइस टू मैच और वीट द कंपिटिटर्स। तो कंपिटिटर्स के प्राइस को वीट करने की कोशिश हम करते हैं मैच्योरिटी स्टेज में, क्योंकि वहां पर कंपटीशन काफी हाई हो चुका होता है और प्राइस रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है डिक्लाइन स्टेज में। राइट, तो इसलिए हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is post-purchase consumers invariably experience cognitive dissonance which is referred to as। तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है वहां पर हमें कई बार कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है। तो हमें बताना है कि नीचे दी गई लाइन में से कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है। अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस विद परचेज, सेकंड इज गेटिंग एंग्री विद द फर्म,
थर्ड इज अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट मेकिंग अ राइट डिसीजन, एंड फोर्थ इज द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है जब हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, अब प्रोडक्ट खरीदने के बाद हमें एक डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि क्या हमने ये डिसीजन सही लिया या नहीं लिया, राइट और इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो दिए गया है यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 3 में, अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is, what is the correct sequence in hierarchy of effects model in a communication situation? तो देखिए मार्केटिंग कम्युनिकेशन के कुछ मॉडल्स होते हैं, उसमें एक मॉडल है hierarchy of effects। तो उस hierarchy of effects में जो करेक्ट सीक्वेंस है वो हमें बतानी है। तो इस मॉडल में है क्या, बेसिकली इस मॉडल में ये है कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने कंज्यूमर्स को, कोई भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कम्युनिकेट आप कंज्यूमर को कर रहे हैं, तो कंज्यूमर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करेगा, राइट किस तरह से कंज्यूमर का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में बनेगा। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, प्रेफरेंस, परचेज, अवेयरनेस एंड नॉलेज, कन्विक्शन एंड लाइकिंग। सो जब भी आप कम्युनिकेट करोगे कंज्यूमर को, एक प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताओगे, तो सबसे पहले होगा क्या, कंज्यूमर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में अवेयर होगा, उसको नॉलेज होगा। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन आएगा सी। तो जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर अवेयर हो जाएगा, उसको नॉलेज हो जाएगा, तो उसके बेस के ऊपर वो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लाइक करने लगेगा, राइट जब भी वो उस इन्फॉर्मेशन को लाइक करेगा, उस प्रोडक्ट में उसका इंटरेस्ट बनेगा, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उस इन्फॉर्मेशन को वो प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू अदर अल्टरनेटिव्स। सो लाइकिंग के बाद हमारा आ जाएगा प्रेफरेंस, राइट तो जब वो प्रेफर करेगा एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, तो उसके बाद वो कन्विंस हो जाएगा उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो भी एक प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उससे वो कन्विंस हो जाएगा। और जब एक कंज्यूमर कन्विंस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो हमारी जो राइट सीक्वेंस है यहाँ पर वो होगी CEADB। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। देखिए काफी इजी ये क्वेश्चन है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस यहाँ पर पूछी गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, आइडिया स्क्रीनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्ट मार्केटिंग। सबसे पहले क्या आता है, आइडिया जनरेशन, जो यहाँ पर दिए गए नहीं गया है। सेकंड स्टेप क्या आता है, आइडिया स्क्रीनिंग। तो सबसे पहले क्या आएगा, आइडिया स्क्रीनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट को भी हटा दो, डी को भी हटा दो। उसके बाद आएगा हमारा कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा दैट विल बी मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, यानी कि बी, CAB। देन आएगा हमारा डी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड फिर आएगा ई, टेस्ट मार्केटिंग। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में है सेल्स प्रमोशन मेथड और लिस्ट 2 में है उनके गोल। तो सेल्स प्रमोशन मेथड में दिया गया है स्टॉक अलाउंसेस, प्रीमियम, सैम्पलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है टू इंसेंटिवाइज कस्टमर्स टू ट्राई अ न्यू प्रोडक्ट, कि कंज्यूमर नया प्रोडक्ट ट्राई करे, उसके लिए क्या दिया जाता है। तो देखिए कंज्यूमर नया प्रोडक्ट ट्राई करे, इसके लिए कंपनीज जो हैं वो ऑफर करती हैं सैम्पलिंग, राइट सैंपल प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करा जाता है, सो दैट कंज्यूमर्स एक नए प्रोडक्ट को ट्राई करें, सैंपल्स प्रोवाइड करे जाते हैं। नेक्स्ट है टू इंसेंटिवाइज स्टोर्स टू ट्राई अ न्यू प्रोडक्ट, एक जो स्टोर है वो नए प्रोडक्ट को ट्राई करे, उसके लिए स्टॉक अलाउंसेस जो है वो दिए जाते हैं। स्टॉक अलाउंसेस क्या होते हैं, जहां पर एक कंपनी फी पे करती है एक रिटेलर को उसके शेल्फ के ऊपर प्रोडक्ट को रखने के लिए, इसको स्टॉक अलाउंसेस बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए बोला जा रहा है टू इंसेंटिवाइज स्टोर्स टू कीप सेलिंग अ प्रोडक्ट, स्टोर्स को इंसेंटिवाइज करना सो दैट वो प्रोडक्ट्स को सेल करें, तो इसके लिए करी जाती है एडवर्टाइजिंग, राइट। टू इंसेंटिवाइज कस्टमर्स टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन, सो कंज्यूमर्स अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करें, इसके लिए उनको प्रीमियम्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जैसे कि डिस्काउंट पे प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर दिया, एक यूनिट जो प्रोडक्ट की है वो फ्री प्रोवाइड कर दी, तो प्रीमियम्स प्रोवाइड जो है वो करे जाते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is, dash is a marketing term for any design to prompt an immediate response or encourage an immediate sales। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी मार्केटिंग टर्म है जिसे डिजाइन करा जाता है टू जनरेट इमीडिएट रिस्पॉन्स और एनकरेज एन इमीडिएट सेल, यानी कि उससे हमारी इमीडिएट सेल होगी या फिर इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है वो कंज्यूमर का आएगा। वो कौन सी मार्केटिंग टर्म है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉल फॉर प्रमोशन, कॉल फॉर एक्टिविटी, कॉल टू एक्शन एंड कॉल टू एस्पिरेशन। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 विच इज कॉल टू एक्शन। तो देखिए कॉल टू एक्शन एक वर्ड या फिर एक फ्रेज है जो
विच प्रॉम्प्ट्स एक्शन बेसिकली, राइट। ये एक मार्केटिंग टर्म है जिसकी हेल्प से हम ऑडियंस का जो अटेंशन है वो गेन करते हैं और इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है वो कंज्यूमर का आता है। सो कॉल फॉर एक्शन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे कोई वेबसाइट आप यूज करते हैं तो वहां पर इस तरह का एक बॉक्स बन के आ जाता है, राइट, कि डाउनलोड नाउ उसके ऊपर लिखा होता है, राइट, या फिर बॉक्स में लिखा होता है क्लिक हेयर, राइट। तो इस तरह के जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं उसको हम कॉल टू एक्शन बोलते हैं। वो क्या करता है, वो कंज्यूमर का जो अटेंशन है उसको गेन करता है और इमीडिएट रिस्पॉन्स उससे आता है। या फिर कई बार हमें लिंक्स आते हैं कंपनीज की तरफ से, उसके साथ जो है वो एक लिंक दे दिया होता है, एक मैसेज आएगा उसके साथ लिंक दिया हुआ है, ईमेल हमें आती है उसके ऊपर साथ में एक लिंक दिया होता है कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करो टू गेट मोर नॉलेज अबाउट दिस और समथिंग, क्लिक हेयर टू गेट डिस्काउंट और समथिंग, राइट। तो इस तरह के जो फ्रेसेस होते हैं उसको बोला जाता है कॉल टू एक्शन, जिससे इमीडिएट रिस्पॉन्स कंज्यूमर का आता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is which of the following statements are true for direct marketing? So direct marketing से related कौन कौन से statements correct हैं ये हमें बताना है। direct marketing क्या होती है? direct marketing जिसमें जो marketer है वो directly अपने product को sell करता है consumer को, इसमें बीच में कोई भी intermediaries नहीं होते हैं, राइट। सो देखिए पहली स्टेटमेंट है, पढ़ते हैं अच्छे से। पहली स्टेटमेंट में दिया गया है डायरेक्ट मार्केटिंग इज एन इंटरैक्टिव मोड ऑफ मार्केटिंग। तो यस, डायरेक्ट मार्केटिंग एक इंटरैक्टिव मोड ऑफ मार्केटिंग है जहां पर मार्केटर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है अपने कंज्यूमर से। सो ए यहां पर बिल्कुल सही होगा। सेकंड है डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल इज बेस्ड ऑन नेटवर्क मार्केटिंग एंड मल्टी कल्चरल मार्केटिंग। सो देखिए जो डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल है ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग में मार्केटर डायरेक्टली कंज्यूमर को कांटेक्ट करता है, बीच में कोई नेटवर्किंग नहीं होती है। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। सी है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स एंड द इंटरनेट हैव फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। यस, ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट की वजह से कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना इजीली हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग इन इंडिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो देखिए डायरेक्ट मार्केटिंग जब एक कंपनी कर रही है, कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर ऑनलाइन पेमेंट्स भी करेगा, सो उसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स का रोल तो रहेगा। सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ यूज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो ये हम स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। और लास्ट स्टेटमेंट है कि डायरेक्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज आर नॉट लोकेशन स्पेसिफिक। तो यस, डायरेक्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होती हैं, कहीं से भी डायरेक्ट मार्केटिंग करी जा सकती है। सो ई स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट होगी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 विच इज ए सी ई ओनली। Next question is the sales step in which salesperson learns as much as possible about a prospective customer before making a sales call is known as। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सेल्स स्टेप में सेल्स का वो कौन सा स्टेप होता है जहां पर सेल्स पर्सन जो भी उसका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसके बारे में वो जानता है कॉल करने से पहले। कॉल करने से पहले कस्टमर के बारे में जो डिटेल्ड रिसर्च एक सेल्स पर्सन करता है वो कौन से स्टेप में होता है। चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, अप्रोच, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच एंड प्रेजेंटेशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा प्री अप्रोच, राइट। तो प्री अप्रोच में क्या करा जाता है, जो भी हमारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है जिसको हम कॉल करने वाले हैं, जिससे हम मिलने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करी जाती है और जो सेल्स पर्सन है वो जो उसका टारगेट कस्टमर है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, उसके बारे में रिसर्च करता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, और ये स्टेप हमारा होता है प्री अप्रोच। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is companies use dash when they lack financial resources to carry out direct marketing and when they can earn more by doing so। तो ये पूछा जा रहा है कि कंपनी कौन सा मेथड यूज करेगी जब उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम है डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए, और ऐसा करने से उन्हें ज्यादा बेनिफिट भी वहां पर होता है। सो ऑप्शन दिए गए हैं इंटरमीडियरीज, इंटरनेशनलाइजेशन, इन्फ्लुएंसर्स या फिर इनोवेशन। तो देखिए कंपनीज जो है वो इंटरमीडियरीज को यूज करेंगी जब उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होंगे, और ऐसा करने पर उन्हें ज्यादा बेनिफिट भी होगा। सो डायरेक्ट मार्केटिंग की तरफ से अल्टरनेटिव ही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। सो इंटरमीडियरीज का यूज यहाँ पर कंपनीज करेंगी। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर्स ऑफ सर्विसेज। हमें यहाँ पर यूनिक फीचर्स बनाने हैं सर्विसेज के। तो कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पर दी गई हैं। देखिए सबसे पहले दिया गया है कि सर्विसेज आर नॉन परशेबल। सो क्या
सर्विसेज जो है वो नॉन पर्शिएबल होती हैं? यस, ये बिल्कुल सही बात है, जो सर्विसेज हैं वो नॉन पर्शिएबल होती हैं। नॉन पर्शिएबल का मतलब क्या है? नॉन पर्शिएबल का मतलब है कि एक जो प्रोडक्ट है, ये जो हमारी एक सर्विस होती है, उन सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते फॉर द फ्यूचर यूज। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज, और उसको हम बोलते हैं नॉन पर्शिएबिलिटी। तो यस, ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। आगे बोला जा रहा है कि सर्विसेज हैज इनसेपरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सो जो सर्विसेज है उनकी इनसेपरेबिलिटी होती है प्रोडक्शन की और कंजम्पशन की। तो क्या ये सही बात है? जी नहीं, ये गलत बात है। राइट, इनसेपरेबिलिटी होती है, लेकिन किसकी? जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर की, ना कि कंज्यूमर की। राइट, आपने पढ़ा होगा सर्विसेज जो है दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम। राइट, सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम। इनसेपरेबिलिटी होती है सर्विस प्रोडक्शन एंड उसके प्रोड्यूसर की। नेक्स्ट इज सर्विसेज हैव द क्वालिटी ऑफ परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट की हम कर सकते हैं, सर्विस की नहीं कर सकते। सर्विसेज हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबिलिटी। यस, वेरिएबिलिटी सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि वेरी करती हैं सर्विसेज। जब भी आप एक कस्टमर को सर्विस दे रहे हो, दूसरे को आप प्रोवाइड करोगे, तो उसमें वेरिएबिलिटी आ जाएगी। सर्विसेज आर हाईली टेंजिबल सो कैन बी टच। तो बिल्कुल ही गलत बात यहाँ पर देखिए दी गई है। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विच इज ए एंड डी ओनली। So our question is which of the following issues are covered in social marketing? तो social marketing में कौन कौन से issues covered होते हैं ये हमें बताना है। 5 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। पहला है देखिए टोबैको, देन फैमिली प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, फाइनेंशियल वेलबींग एंड सोशल गुड। तो सोशल मार्केटिंग में कौन कौन से इश्यूज आएंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी एंड ई। तो जितने भी यहाँ पर इश्यूज दिए हुए हैं, जैसे कि टोबैको, फैमिली प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, फाइनेंशियल वेलबींग या फिर सोशल गुड, ये सारे के सारे जो हैं वो सोशल मार्केटिंग के अंडर आते हैं। हेंस अवर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा, आपकी एग्जाम की जो प्रैक्टिस है वो काफी अच्छे से यहाँ से हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।